डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये डिस्कशन 2010 में 2 पाली में परीक्षाएं हुई थी, 2012 में 2 पाली में परीक्षा हुई थी और 2013 का फायरमैन का परीक्षा, उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से लगभग 500 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंट पर पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे। तो 2010 का 2 पाली, 2012 का 2 पाली और 2013 में जो फायरमैन का परीक्षा हुआ था, उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम पूरी तरीके का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। बिहार पुलिस के साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा। जब संविधान बन रहा था, भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोगों का एक टीम आता है संविधान सभा के गठन करने के लिए। जब संविधान सभा का गठन होता है तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र बाबू को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाते हैं। परमानेंट अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। और नॉन परमानेंट अध्यक्ष के रूप में बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को। क्वेश्चन आगे है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था। तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले ट्रेन चला था भारत में। मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चला था 34 किलोमीटर का। 3 प्रकार का इंजन उस बोगी को खींच रहा था, सागर, सिंधु और सुल्तान नाम का 3 प्रकार के बोगी खींच रहा था। कौन सा एक अति तापित ग्रह है? अति तापित का मतलब कि सूरज से सबसे निकट है बुध। ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। पहले 9 ग्रह हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो को ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया। प्लूटो को वर्तमान में 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया। सीक्वेंस इस प्रकार से है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से सबसे निकट है पूरी तरीके से बुध, तो अति तापित का मतलब ज़्यादा तापमान बुध के पास है। बुध 88 दिन में सूरज का परिक्रमा कर लेता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दाल। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल है और दाल में भी जो सोयाबीन वाला जो पूरी तरीका से होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। सर्वाधिक प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS संकेत सी का क्या अर्थ होता है? कोड होता है। राज्य सरकार की सबसे अधिक राजस्व कैसे प्राप्त होता है? राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व बिक्री कर से, सेल टैक्स से प्राप्त होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में। हम लोग बात किए थे कि पृथ्वी के ऊपर अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो अपना अर्थ है, अर्थ के ऊपर 5 प्रकार का परत है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल के रूप में याद रखेंगे। क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन होता है, बादल बनता है। क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है। ओजोन परत के संरक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। 16 सितंबर 1987 को सम्मेलन होता है और उसी के बाद 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3, इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में मिलता है, दक्षिण वाले क्षेत्र में। भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है? यानी कि भारत के संविधान में ना अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ बातें ली गई हैं। तो मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से प्राप्त लिया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। मौलिक अधिकार को भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब महान अधिकार पत्र होता है। और न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार दोनों पूरी तरीके से हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। सबसे पहले संविधान लिखने की अगर परंपरा प्रारंभ होती है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो अमेरिका में सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा जाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का संविधान है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अकबर के शासनकाल के बारे में बात करते हैं
शाहजहाँ के शासनकाल में कभी कभी बात करते हैं तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि शाहजहाँ के शासनकाल में बहुत सारा बिल्डिंग भी बनाई गई थी। किसने टाका और रुपया का सिक्का जारी किया था? टाका अथवा रुपये के चांदी की मुद्रा जारी किया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का संबंध सासाराम से है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम अपने बिहार में स्थित है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में याद रखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के संदेश देता है? ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 40 में किया गया है। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। कौन सी ग्रेट स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? कि घास के मैदान पर खेला जाने वाला जो टेनिस है वो विंबलडन है। आर्कीपेलोगो का आशय क्या है? द्वीप। द्वीप का मतलब हम आपको बात किए थे कि द्वीप के लिए सबसे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे चारों तरफ से पानी उसको द्वीप कहा जाता है, और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे तीन तरफ से पानी उसको प्रायद्वीप के रूप में याद रखेंगे। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप उत्तरी अमेरिका के बगल में है लेकिन डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम ग्रीनलैंड, दूसरा द्वीप का नाम न्यू गिनी और तीसरा द्वीप का नाम बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप एशिया के सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। लगभग इंडोनेशिया में 17,500 द्वीप हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े की पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है, यानी कि मिट्टी के छोटे छोटे कण पहाड़ के तल में प्रवाहित हो जाए उसको मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव के रूप में याद रखा जाता है। बगदाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? बगदाद टाइग्रिस नदी के तट पर अवस्थित है। इराक की राजधानी है बगदाद। कालिदास किस शासक के समकालीन हुआ करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास हुआ करते थे। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? बुध है, तब शुक्र है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तब वरुण को ही नेपच्यून के रूप में याद रखेंगे। सबसे अंतिम का ग्रह वरुण है, वरुण को नेपच्यून याद रखेंगे और सबसे नज़दीक वाला को मरकरी बुध के रूप में याद रखेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का पथ, तो सूर्य के चारों तरफ ग्रह का पथ दीर्घवृत्तीय है, इलिप्स के आकार का, इस प्रकार का पूरी तरीके से चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्तीय इलिप्स के आकार का कहा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार होता है। बिंदुसार को 2 बेटा होता है, एक बेटा का नाम अशोक और दूसरे बेटा का नाम सुसीम। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम था बृहदत्त। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, पुष्यमित शुंग के द्वारा किया जाता है। पुष्यमित शुंग के शासनकाल में पतंजलि नामक गुरु पुष्यमित शुंग के राज दरबार में रहा करते हैं। पतंजलि को याद रखेंगे। योग दर्शन के संस्थापक कौन? पतंजलि नामक गुरु हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक घोषित किया था? यानी कि सार्वभौमिक शिक्षा, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था 2015 में किया था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के रूप में याद रखेंगे। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसको कहा जाता है शांति का सागर। शांति का सागर कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। शांति का सागर कहाँ पे है? चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे हिमालय से 3 गुना ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। हिमालय से 3 गुना ऊंचा पहाड़ कहाँ पे? चंद्रमा पे है, जिसका नाम निक्स ओलंपिया है। और एक बहुत बड़ा वहाँ पे ज्वालामुखी है जिसका नाम निक्स ओलंपिस है। हिमालय से 3 गुना ऊंचा पहाड़ है चंद्रमा पे जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, और निक्स ओलंपिस एक ज्वालामुखी है जो कि पूरी तरीके से चंद्रमा पे ही है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, इस बात को भी याद रखिएगा। सूरज की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य तारों के जिस परिवार का संबंध रखता है उसे सुपरनोवा कहा जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार का संबंध रखता है उसे सुपरनोवा कहा जाता है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य में जो ऊर्जा मिलता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा मिलता है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता गया था। कौन सा राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? बीबी गिरी का संबंध ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। मैंग्रोव
तो मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनस्पति का मतलब कि दलदल वाले ज़मीन में, यानी कि दलदल वाले ज़मीन में पानी में उगने वाले पेड़ को मैंग्रोव वनस्पति के रूप में याद रखेंगे। यानी पानी है और पानी में उगने वाले पेड़ को मैंग्रोव वनस्पति के रूप में याद रखेंगे। सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। तो लवन और कच्छ के एक ऐतिहासिक वन में पूरी तरीके से मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। PSLV जो रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं, रॉकेट जो छोड़ते हैं, जो जिस गाड़ी से रॉकेट छोड़ते हैं उस गाड़ी का नाम PSLV होता है। PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एक प्रकार की गाड़ी है जिस गाड़ी से पूरी तरीके से छोड़ने का काम करते हैं। आगे देखते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। विवृत स्थान भीति किसे कहा जाता है? खुले स्थान का डर के रूप में विवृत स्थान भीति के रूप में याद रखा जाता है। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र के लिए योगदान जाने जाते हैं? खगोल भौतिकी के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए मेघनाथ साहा को हम लोग याद रखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन? यांगटीसी क्यांग है। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम नील है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी का नाम अमेजन है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है और भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम यांगसेटी क्यांग है। शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को और शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार 5 सितंबर को ही दिया जाता है। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे बड़ा है? यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का है। 60 देशों का संविधान को पढ़ के और तब अपने भारत का संविधान लिखा गया। भारत के संविधान में अलग अलग देशों को पढ़ने के बाद भारत का संविधान लिखा गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होती है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। यानी कि जो मैपिंग का कंसेप्ट है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा। भारत का नेशनल एटलस एक थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता शहर का स्थापना जाप चार्नोक के द्वारा किया गया था। जाप चार्नोक नामक व्यक्ति कोलकाता शहर का स्थापना किया था। ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा में है। आगरा कहाँ पे है? यूपी में। ताजमहल यमुना नदी के तट पे अवस्थित है। ताजमहल संगमरमर से बना हुआ था। वो संगमरमर मकरान तट से आया था। मकरान तट कहाँ पे है? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा संगमरमर राजस्थान के मकरान तट से प्राप्त होता है भारत में। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी शुरू किया? 1835 में शिक्षा का माध्यम लॉर्ड मैकाले का पद्धति कहा जाता है। यानी कि भारत में जो शिक्षा का पद्धति है ना, 1835 का लॉर्ड मैकाले का पद्धति कहा जाता है और वो शिक्षा का माध्यम पूरी तरीके से अंग्रेजी बनाया था। तो अंग्रेजी का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले किया था 1835 में। उस समय गवर्नर विलियम बेंटिक हुआ करता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम लोग याद रखते हैं सती प्रथा का अंत करने के लिए। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को अवैध घोषित कर देता है। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? पहले भारत का जो शासन व्यवस्था कंपनी के हाथों में था। 1857 की जब क्रांति होती है, यानी कि 1857 के पहले जो कंपनी भारत में काम करती थी वही कंपनी भारत में राज करने लगी। 1857 का जब क्रांति होता है, उस क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और महारानी का शासन पूरी तरीके से, यानी कि ब्रिटेन के शासक का शासन भारत में शुरू हो जाता है। 1858 से ब्रिटिश के पूरी तरीके से नियंत्रण में भारत का शासन चलने लगता है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए? धन विधेयक के बारे में हम लोग पढ़े थे कि धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर विधानसभा में बात करेंगे तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। राज्यसभा में लोकसभा धन विधेयक को भेजता है। 14 दिन तक लौटा देना होता है, नहीं तो उसको पास समझा जाता है। जंप बॉल शब्द का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल में जंप करके हम लोग पूरी तरीके से फेंकते हैं, तो जंप बॉल का संबंध पूरी तरीके से बास्केटबॉल से। क्वेश्चन आगे देखते हैं। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन का क्या कहा जाता है? द्रव्यमान घनत्व कहा जाता है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहा जाता है।
गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती हैं। यह जल के किस गुण के कारण होता है? वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। ये सारा पृष्ठ तनाव के कारण ही पूरी तरीक़ा से होता है। दाढ़ी बनाने के बाद हम लोगों का ब्रश चिपक जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। गिरती वस्तु जो गिरती है, जब पानी का बूंद गोलाकार हो जाता है, दाढ़ी का बनाने वाला ब्रश चिपक जाता है, सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन है, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। उत्प्लावन बल का मतलब, उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत है आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, तैरने का सिद्धांत के रूप में याद रख लीजिएगा। तो ये उत्प्लावन केंद्र के रूप में परिणामी बल पूरी तरीके से काम करता है। सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है? सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है? बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य संचालन दाब से अधिक हो जाता है तो भाप को बाहर निकलने के लिए सुरक्षा बल्ब का प्रयोग, यानी कि एक प्रकार का बल्ब है जिससे कि पूरी तरीके से गैस को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार से सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं हम लोग, सेफ्टी फ्यूज इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे घर का उपकरण बच जाए, उसी प्रकार से कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर में सुरक्षा बल्ब लगाया जाता है ताकि वहाँ की गैस निकाला जा सके। बिल्कुल ठीक है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है उसको क्या कहा जाता है? सुघट्यता कहा जाता है। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिण और एक उत्तर ध्रुव हो जाता है। हमेशा नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि हमेशा समान ध्रुव में विकर्षण होता है। समान ध्रुव में क्या होगा? विकर्षण होगा, पूरी तरीक़ा से अपनी ओर आकर्षित नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि नॉर्थ और साउथ होता है तो ये पूरी तरीक़ा से अपनी ओर आकर्षित होगा, ये इधर जाएगा और पूरी तरीक़ा से ये दोनों साइड अपनी ओर होगा। समान ध्रुव में हमेशा विकर्षण होता है और समान ध्रुव में हमेशा आकर्षण होता है। तो जब हम चुंबक को तोड़ते हैं तो ये पूरी तरीक़ा से नॉर्थ एक अलग पोल बन जाता है और साउथ अलग पोल बन जाता है। विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। घर का जो हमारा वायरिंग होता है समानांतर क्रम में होता है। फ्यूज हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। जितना भी सुरक्षा का उपकरण होता है सब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर से वोल्टेज मापा जाता है और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। विद्युत माप यंत्र में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? ऐसे हम लोग अगर पूरी तरीक़ा समझते हैं तो हमारा जो घर का मोटर होता है, पानी पटाने वाला जो मोटर होता है, हम लोग स्विच देते हैं, स्विच देने के बाद मोटर चलने लगता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हमारा घर का मोटर बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। और विद्युत माप यंत्र में भी इस प्रकार की ही व्यवस्था होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि सूर्य के टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सूरज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर सूरज के बारे में बात करते हैं तो सूरज के कोर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना बुखार मापना होगा तो थर्मामीटर का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है। हम लोग बात करते हैं प्रकाश के बारे में और ध्वनि के बारे में। प्रकाश तरंग निर्वात में गमन करती है, प्रकाश निर्वात में चल सकती है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा पे अगर हम लोग बम पटकते हैं तो उसका आवाज़ पृथ्वी तक कितने देर में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करते। जहाँ पे हवा नहीं होगा, निर्वात का मतलब कि जहाँ हवा नहीं वहाँ पे पूरी तरीक़े से ध्वनि नहीं सुनाई देता है, इसीलिए वहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता। क्वेश्चन आगे देखते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वेग और ऊर्जा दोनों क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का प्रयोग करते हैं। भारी जल को D2O के रूप में याद रखा जाता है। भारी जल को कहा जाता है D2O। D2O का मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। H.C. उरे नामक जो वैज्ञानिक थे इसका उसको बनाने का काम किए थे, H.C. उरे। संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होता है? संवेग का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। P बराबर mv संवेग बराबर होता है। m का मतलब द्रव्यमान होता है और v का मतलब वेग होता है। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और वेग
kg मीटर प्रति सेकंड संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाता है। तो संवेग किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। संवेग संरक्षण होता है तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर न्यूटन का तीसरा गति नियम और न्यूटन के तीसरे गति नियम पे रॉकेट काम करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगर संवेग संरक्षण ऑप्शन में नहीं रहे तो न्यूटन के तीसरे गति नियम से याद रख लीजिएगा। पराध्वनि चाल मापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। पराध्वनि चाल मापने के लिए नॉट का हम लोग प्रयोग करते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है, इस बात को भी याद रखिएगा। धूप की कौन सी किरण सौर कुकर को गर्म करता है? सौर कुकर को गर्म अवरक्त किरण करता है। सोलर कुकर को बनाने में अवतल का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर को बनाने में अवतल का प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। सौर कुकर को गर्म करने के लिए अवरक्त किरण का पूरी तरीके से प्रयोग होता है। ग्रंथि जो शरीर के तापमान को बनाए रखती है उसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं, कि हमारे टेम्परेचर को बना के रखने वाले को हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहा जाता है। कि जाड़ा के दिन में भी हमारा टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन, यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर अलग अलग मौसम में बराबर रहता है। तो बराबर रखने वाला ग्रंथि का नाम हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि हमारे टेम्परेचर को समान रखने का काम करता है। कंप्यूटर में आईसी चिप इंटीग्रेटेड चिप के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन से ही आईसी चिप बनाया जाता है। सिलिकॉन वैली के रूप में याद रखेंगे। विश्व में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है। कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग पूरी तरीक़ा से बात करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का 2010 के सेकंड शिफ्ट का पूरी तरीक़ा से क्वेश्चन है। 2010 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से ख़त्म होता है और ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम पूरी तरीके से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब प्रस्तावना होता है। हम लोग बात किए थे पहले वीडियो में कि 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रस्तावना का जो विचार है ना नेहरू जी ही किए थे, लेकिन प्रस्तावना का जो शब्द है हम लोग संविधान से लिए थे। प्रस्तावना भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए। प्रस्तावना की भाषा हम लोग ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लिए। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथक निर्वाचन पद्धति पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अमेरिका का जो क्रांति हुआ था 1776 में हुआ था। 1776 को अमेरिका की क्रांति संपन्न हुई। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है और उस क्रांति के नेता होते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन अमेरिका के क्रांति के नायक जॉर्ज वाशिंगटन 1776 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। अमेरिका के क्रांति के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो उन्हीं के नाम पे रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि था और ऑस्ट्रिया के राजकुमार सिराजुद्दौला की हत्याकांड भी था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 18 तक में होती है। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता? गडासा कहा जाता था। पाषाण का मतलब पत्थर वाले युग को पाषाण काल के रूप में याद रखेंगे और पाषाण युग में सामान्यतः काटने वाले उपकरण को हम लोग गडासा के रूप में याद रखेंगे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में याद रखा गया था और गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट हुआ करते थे। आर्यभट्ट एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट का संबंध अपने बिहार के पटना से था। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था? अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में अभियान करने वाला प्रथम व्यक्ति था। राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राममोहन राय इनका नाम था। राजा की जो उपाधि है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय का संबंध मुगल वंश से ही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना मैडम बालत्सकी के द्वारा किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापना कनाडा और यूएसए में किया गया था। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका और कनाडा के बीच में किया गया था।
महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। सबसे पहली बार सत्याग्रह का शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चंपारण से ही किया गया था। चंपारण सत्याग्रह करने के लिए राजकुमार शुक्ला के द्वारा ही महात्मा गांधी को बुलाया गया था। राजकुमार शुक्ला का घर मुरली भरावा जो कि में ही स्थित है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से होती है और 1922 में खत्म हो जाती है। इक्वेडोर के चिम्बेरेजो ज्वालामुखी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो है। चिम्बेरेजो ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। 3 प्रकार का ज्वालामुखी होता है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब कि ऐसा ज्वालामुखी जिसे हम कुछ न कुछ समय पर उद्गार होता रहता है, कुछ न कुछ निकलता रहता है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब कि अभी वर्तमान में सोया है, कुछ समय के पहले उद्गार हुआ था, वर्तमान में अभी नहीं हो रहा है, भविष्य में होने की संभावना है। मृत ज्वालामुखी का ऐसा ज्वालामुखी जो पहले उद्गार हुआ था, अब इसे उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, उसको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं है। भारत में ज्वालामुखी है, एक का नाम है बैरन और दूसरे का नाम है नारकोंडम। भारत के अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में यानी कि भारत के बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में 2 गो है, एक का नाम बैरन और दूसरे का नाम नारकोंडम, यानी कि भारत में 2 गो ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। विषुवत रेखा का समीप तापमान सबसे अधिक होता है। ताप छोटे छोटे क्षेत्रों में केंद्रित हो जाता है। तापमान विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा के रूप में अगर याद रखेंगे तो विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के रूप में याद रखा जा सकता है। कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के सबसे मुख्य कारक है? सागर से दूरी, समुद्र से दूरी ही जलवायु के सबसे मेन कारण के रूप में याद रख सकते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट निम्न प्रकार का कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, हम लोग बात कर लेते हैं। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, ये 4 प्रकार का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, तब बिटुमिनस, तब लिग्नाइट और सबसे खराब कोयला पिट होता है। जिस कोयला में कार्बन ज़्यादा होगा वो कोयला पूरी तरीके से अच्छा होगा। बिटुमिनस कोयला सेकंड नंबर का कोयला होता है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला ही पूरी तरीके से पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का भंडार पूरी तरीके से तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला का भंडार है। एंथ्रासाइट का भंडार जम्मू और कश्मीर में है। एंथ्रासाइट का भंडार जम्मू कश्मीर में है। सबसे अच्छा कोयला ए ग्रेड का कोयला एंथ्रासाइड है। बिटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का भंडार तमिलनाडु में है और सबसे खराब कोयला पीट होता है। इंडियन कॉपर कोऑपरेशन का घाटशिला में स्थित है। इंडियन कॉपर कोऑपरेशन कहाँ स्थित है? घाटशिला में स्थित है। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण का काम करती है? हम आपको शुरुआत में बताए थे पिछले क्वेश्चन में। अगर पृथ्वी के लिए बात करेंगे तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल और तब आयन मंडल। यही आयन मंडल में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट पूरी तरीक़ा से काम करता है। मध्य मंडल में उल्कापिंड उड़ता है, उल्कापिंड पूरी तरीक़ा से जल जाता है। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ता है और क्षोभ मंडल मौसम परिवर्तन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेक ये पूरी तरीक़ा से एक स्थलाकृति के रूप में याद रखेंगे। स्टेलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूमिगत जल के द्वारा ये पूरी तरीके से निर्माण होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। विधान परिषद सब राज्य में नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में भारत में विधान परिषद की सीट अपने बिहार में 75 है, इस बात को याद रखिएगा। बिहार में भी 75 है और कर्नाटक में भी 75 है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में काम करता है। विधान परिषद अस्थायी सदन है, उच्च सदन के रूप में याद रखा जा सकता है। राज्य में विधानसभा के अगर सदस्य बनना है तो उम्र आपको 30 साल चाहिए। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है। सब राज्य में नहीं है, जिस अलग अलग 6 को वर्तमान में राज्य में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पे 6 राज्य में काम करता है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु स्थापित किया गया है संविधान में। नीति निर्देशक तत्व का संबंध 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 आता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन है और इसके हम लोग लिए कहाँ से थे? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए थे। एनी बेसेंट नामक जो महिला आई थी वो आयरलैंड से ही आई थी।
पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च अंग है? तो जिला परिषद जिला स्तर पर काम करता है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। शांति समझौता था, इस बात को याद रख लीजिएगा। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने के लिए कहता है? शांति सैनिक। पीस कीपिंग फोर्स हमेशा भारत सरकार इवेनों के द्वारा अलग अलग देशों में अगर अशांति होता है तो भारत शांति सैनिक भेजता है और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ठीक कराता है। सार्क के मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है। सार्क में वर्तमान में 8 गो सदस्य है। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। सार्क का मुख्यालय वर्तमान में काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के लिए हम लोग हाई कोर्ट को याद रखेंगे और उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। इसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के लिए 65 साल और उच्च न्यायालय के लिए पूरी तरीके से 62 साल। 62 साल उम्र होगा, वो पूरी तरीके से रिटायर हो जाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल उम्र चाहिए। क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का रिटायरमेंट का उम्र 65 साल। राज्य की एक मूलभूत तत्व संप्रभुता। राज्य का मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता है। जब हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो राज्य का मूल तत्व संप्रभुता है। पूरी तरीके से सबको एक साथ लेके चलाना है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप यूनिसेफ है। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है। पोलियो का जो ड्रॉप भारत में पिलाया जाता है, अलग अलग देशों में पिलाता है, ये यूनिसेफ के द्वारा, यानी बच्चों के लिए पूरी तरीके से काम करता है यूनिसेफ। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप यूनिसेफ के रूप में याद रखेंगे। जब हम लोग लिखते हैं यूनिसेफ, UNICEF, तो यहाँ पे सी से या चाइल्ड को याद रखना है, यानी कि बच्चों के लिए पूरी तरीके से यूनिसेफ काम करता है। भारत में जो पोलियो पिलाया जाता है, अलग अलग देशों में जो पोलियो पिलाता है, यूनिसेफ के द्वारा ही पिलाया जाता है। एक चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो चाबी वाले घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। 2 प्रकार की ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब हाइट। यानी कि कोई 10 किलो का वस्तु है, 10 किलो का वस्तु 10 मीटर की हाइट पर रखते हैं, 10 मीटर की हाइट पर रखते हैं, तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा हम लोग निकाल सकते हैं। mgh का m का मतलब मान 10, g का मान 10 रखते हैं और h का मान यहाँ पे 10 दिया है, तो 1000 जूल पूरी तरीक़ा से इसका हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। स्थिर अवस्था में अगर ऊर्जा खपत होता है तो स्थितिज ऊर्जा, और हम लोग चल रहे हैं, चलने के बाद ऊर्जा खपत होता है तो उसको गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है। रॉकेट का किस सिद्धांत पर काम करता है? हम लोग शुरुआत में बात किए थे कि रॉकेट न्यूटन के तीसरे गति नियम पर काम करता है, नहीं तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। भारत में रॉकेटमैन के सिवान को कहा जाता है। घरेलू खाना पकाने के लिए एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। देखिए, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप एलपीजी गैस के रूप में याद रखेंगे। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग प्रोटॉन की खोज के लिए किया गया था। परमाणु का 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम लोग बात करते हैं हमारा पूरी तरीके से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरी तरीके से नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से चक्कर काटने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी आवेश नहीं होता है। आगे देखते हैं, एक सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप होता है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। विद्युत सेल में हम लोग H2SO4 डालते हैं, अलग अलग प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया डालते हैं, रासायनिक पदार्थ डालते हैं और रासायनिक प्रक्रिया के कारण ही पूरी तरीके से हमको एनर्जी देने का काम करता है। तो वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं उसको विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। समांगित सदिश्र मिश्रण के रूप में गन पाउडर को सम्मिश्र मिश्रण के रूप में याद रखेंगे। स्फटिक का रासायनिक दृष्टिकोण क्या है? SiO2 का मतलब स्फटिक होता है। एक तरल ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह काम करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक तरल ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के लिए काम करता है। क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? पदार्थों के ज्वलन ताप की प्राप्ति। कि दहन का मतलब किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो उष्मा की प्राप्ति, उसको दहन के रूप में याद रखा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे ज़्यादा होती है। DDT का मतलब, DDT हम लोग छिड़काव करते हैं, DDT का छिड़काव करते हैं। DDT का छिड़काव से पूरी तरीके से वायु में प्रदूषण होता है।
मिट्टी में प्रदूषण होता है और जल में प्रदूषण, तीनों प्रकार का प्रदूषण डीडीटी से होता है। मच्छर मारने का दवा है डीडीटी। एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने को क्या कहा जाता है? एपीफाइट। यानी कि कोई बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कोई छोटा सा पेड़ हो जाए, पीपल का पेड़ उग जाता है, उसको एपीफाइट कहा जाता है। यानी कि एक पौधे पर दूसरा पौधा उगना एपीफाइट के रूप में याद रखेंगे। एल्फा टॉक्सिन नामक विष किससे प्राप्त होता है? फंगस से प्राप्त होता है। मानव, 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़ा में होता है ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन घुला हुआ पूरी तरीके से। 2 प्रकार का रास्ता होता है, एक बात कर लेते हैं। एक रास्ता को कहा जाता है धमनी, और एक रास्ता जिससे ब्लड घूमता है उसको कहा जाता है सीरा। तो सीरा से अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा से कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनी से शुद्ध रक्त बहता है। याद रखने का धांसू ट्रिक है कि धमनी से शुद्ध रक्त बहेगा। शुद्ध रक्त होगा कौन? तो हमारे खून में, ब्लड में पूरी तरीक़े से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन घुला होगा तो रक्त हमारा शुद्ध होगा। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होगा तो रक्त हमारा पूरी तरीक़े से अशुद्ध होगा। अशुद्ध रक्त जाने का रास्ता कौन है? सीरा है। और शुद्ध रक्त जाने का कौन सा है? धमनी है। मियोसिस क्या है? मियोसिस 1 अर्धसूत्र विभाजन से संबंधित है। ठीक है, अगली वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे 9/12/2012 प्रथम पाली के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। 2012 का क्वेश्चन हम लोग पूरी तरीके से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा की जाती है। अलग अलग राज्य में राज्यसभा का सीट अलग अलग होता है। अपने बिहार में राज्यसभा का सीट वर्तमान में 16 है। राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र चाहिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदस्य के रूप में होता है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन किया गया है। 30 साल उम्र चाहिए होता है जब राज्यसभा में कोई सदस्य चुना जाता है। 6 साल उसका पूरी तरीके से सदस्यता होता है। राज्यसभा के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति के रूप में काम, राष्ट्रपति, राज्यसभा का ऊपर अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। यही एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष कोई दूसरा कोई व्यक्ति होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करते हैं। दक्षेश का मतलब सार्क होता है। दक्षेश का मतलब सार्क की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितना है? 8 है। सार्क का स्थापना 1985 में किया गया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? हरिजन नामक जो पत्रिका है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन के प्रारंभ किसने किया था? भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे हुआ करते थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन शुरू किए थे, तेलंगाना से शुरू किए थे। विनोबा भावे ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रथम बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दी जाती है। एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में हम लोग पूरे तरीके से याद रखेंगे। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यटन राज्यपाल काम करते हैं। राज्यपाल की कोई व्यक्ति होता है तो बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल चाहिए। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हम लोग लोकतंत्र से हमेशा क्वेश्चन हर सेट में पूरी तरीके से आपको मिल रहा है। लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र तीनों का मतलब एक ही होगा। लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार जनतंत्र है। तो भारत में पूरी तरीके से लोकतंत्र काम है। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ अलग अलग प्रकार की पार्टियाँ काम करती है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत का जो यहाँ शासन प्रशासन जो चलता है बहुदलीय व्यवस्था के रूप में काम करता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना 1980 में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण, भारत में आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पदार्पण है भारत में कब? 1600 ईस्वी में आया हुआ था। सूफी किस रूप में जाने जाते थे? सूफी संत मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते थे। जब हिंदू धर्म में पूरी तरीके से बुराइयाँ उत्पन्न हुआ तो महावीर और भगवान जैन, जो महात्मा बुद्ध और भगवान जैन के रूप में पूरी तरीके से लोग आया था धार्मिक आंदोलन करने के लिए। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के बुराई को ख़त्म करने के लिए सूफी आंदोलन अलग अलग समय में हुआ था और सूफी संत के रूप में आए थे। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और सिद्धार्थ बाद में बुद्ध बन गए। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ अब गाया में, तो उनको
बोध, उस जगह का नाम बोध गया हो गया और उनका नाम सिद्धार्थ का नाम बुद्ध हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा गया? स्पेन का गृह युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक के बीच में। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक में चला था। तो दूसरे विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल किसे कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध के रूप में याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? खिलाफत आंदोलन के समय में ही असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 से 22 तक। 1922 में असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है चौरी चौरा कांड के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? बाल विवाह में, विधवा पुनर्विवाह में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। किनका उपनाम सीमांत गांधी? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में याद रखा जाता है। फ्रंटियर गांधी के रूप में पूरी तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ये पाकिस्तान के व्यक्ति थे। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों 22 मार्च को मनाते हैं। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए प्रयोग होता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। पारा सीने बार का अयस्क होता है। बैरोमीटर में पारा भरते हैं। पारा अगर अचानक बैरोमीटर का गिर जाता है तो आंधी तूफान आता है। धीरे धीरे पारा जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब पारा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है बार होता है। कौन सी वायुमंडलीय परत जो सूरज से के पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करते हैं? हर सेट में ओजोन परत से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। कल हम लोग बात किए थे पूरी तरीके से पृथ्वी के ऊपर परत के बारे में। ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे परत क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल और तब बहिर्मंडल। फिर सबसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और पूरी तरीके से बहिर्मंडल। सबसे अंतिम मंडल को बहिर्मंडल के रूप में याद रखेंगे। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। समताप ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। समताप मंडल में ओजोन परत के रूप में याद रखा जाता है। वही ओजोन परत सूरज से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेधा पाटेकर को याद रखा जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03% है। प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी भी पश्चिम की तरफ पूरब से तरफ घूमती है और प्रति विषुवतीय धाराओं का प्रवाह पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। समदाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को उत्पाद समदाब रेखा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है सापेक्ष आर्द्रता होता है। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता मापने के लिए हम लोग एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है हाइग्रोमीटर से हम लोग पूरी तरीके से आर्द्रता मापते हैं। आर्द्रता से आर्द्र भूमि याद रख लीजिएगा। आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। आर्द्र भूमि को बचाने के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है। आर्द्र भूमि का मतलब दलदल वाला ज़मीन, नमी वाला स्थान। उस भूमि को बचाने के लिए सबसे पहली बार सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान रामसर के शहर में। भारत साइन किया था 1 फरवरी 1982 को। रामसर पूरी तरीक़े से पैनल पे साइन कर दिया था। और भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट है। कौन सा प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्य सागरीय प्रसिद्ध फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। 1954 में हुआ था। नेहरू जी के शासनकाल में नेहरू जी के द्वारा ही किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। भारतीय रुपया का जो सिंबल है ना, नया जो सिंबल भारतीय रुपया का बना था इस प्रकार का, इस सिंबल को दिए थे D उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। इस बात को याद रख लीजिएगा।
फूलों की घाटी कहाँ पे है? चमोली, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में याद रखेंगे। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादक से है, सरोद बजाते थे। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं और अमजद अली खां सरोद वादक। रेड क्रॉस संस्था, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था। ब्लड बैंक के लिए काम करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। इनका जन्म दिवस 8 मई को है, इसीलिए रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। फलों के रस का खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? यानी कि फलों के रस को जब दारू बनाने के पीरियड में हम लोग लगते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, उस पीरियड में CO2 गैस निकलती है। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में हो जाती है? सूल के रूप में हो जाती है, कांटा का रूप ले लेते हैं। यानी कि मरुस्थल वाला जितना भी पेड़ है, नागफनी का पेड़ होता है, तो नागफनी का पेड़ मरुस्थल के समय में, मरुस्थल के क्षेत्र में उगता है, तो वहाँ का पत्ता कांटा का रूप ले लेता है ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? प्राइमेट्स में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता प्राइमेट्स में पाई जाती है। फेफड़े के पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाता है? रक्त वाहिनियों द्वारा बढ़ जाता है। जब रक्त आता जाता है तो फेफड़ा पूरी तरीके से पृष्ठ बढ़ जाता है। जब सांस लेते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब सांस छोड़ते हैं, यानी कि फूलना और सिकुड़ना और फूलने की तरह से याद रख लीजिएगा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र जोड़े में बनते हैं? अर्धसूत्र विभाजन में। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? अर्धसूत्र विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। गुणसूत्र की संख्या मानव में कितनी होती है? तो गुणसूत्र होता है 23 पेयर और 46 होता है। 23 जोड़ा होगा, ये पूरी तरीके से गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है। गुआनिन साइटोसिन किससे जुड़ा होता है? 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, ये DNA का पार्ट होता है। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? एमनोटेलिक रूप में अनुकूलित होता है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु को रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो यह अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है। बिल्कुल, ध्वनि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है, ध्वनि भी एक प्रकार का ऊर्जा है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। ध्वनि तरंग के लिए क्वेश्चन है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जहाँ हवा नहीं होगा वहाँ ध्वनि नहीं होगा। डॉप्लर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। डॉप्लर प्रभाव न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। डॉप्लर प्रभाव होता क्या है? जब ट्रेन हमारे पास आती है तो ट्रेन का आवाज़ जोर से सुनाई देता है। जब ट्रेन हमसे दूर जाती है तो धीरे धीरे सुनाई देता है। ध्वनि का तेज सुनाई देना और धीरे सुनाई देना ही डॉप्लर प्रभाव होता है। रॉकेट काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। किसी लेंस की क्षमता +5 डायऑप्टर, तो प्लस होगा तो उत्तल लेंस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी F बराबर होता है 1/P। F बराबर 1/P होता है। अगर आपको आंसर चाहिए होता है सेंटीमीटर में तो 100/P करिएगा, 100/P करिएगा। और आपको पूरी तरीके से मीटर में चाहिए तो 1/P करिएगा। 5 डायऑप्टर है तो P का मान दिया है, फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। एक मिनट रुकिएगा, इसको देखते हैं। लेंस की क्षमता 0.5 डायऑप्टर, तो लेंस की, चलिए क्वेश्चन है आगे देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता +0.5 डायऑप्टर है, इसको हम लोग बनाते हैं। एक फार्मूला याद रख लीजिएगा। फार्मूला होता है P बराबर F। अगर फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी का फार्मूला हम लोग लिखते हैं F बराबर 1/P। F बराबर 1/P होगा तो 1/P का मान जी दिया है 0.5। यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे ऊपर 0 लगाएंगे, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 2 मीटर पूरी तरीके से इसका लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फार्मूला थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, विलयन का सांद्रता व्यक्त करने में कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? मोललता, इससे कोई प्रभावित नहीं होती है। 3 चीज़ याद रखना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यहाँ पे याद रख लीजिएगा। एक शब्द मिलेगा एल्केन, एक होगा एल्कीन और एक होगा एल्काइन। एल्केन का मतलब CnH2n+2 +2 करना है एल्केन में। खरीदना है आपको, कीनने के लिए खरीद सकते हैं तो CnH2n। आपके पास पैसा कम है, खरीदना है, बस नहीं ना प्लस करना है ना माइनस करना है। CnH2n एल्कीन का सूत्र CnH2n+2 और एल्काइन के लिए CnH2n।
2n-2, इस तीनों को याद रख लीजिएगा। एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। केन का मतलब +2, खरीदने के लिए बस बराबर रख लिएगा, और आइन काइन कर रहा है तो पूरी तरीके से माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एल्काइन एल्किल्स पूछ रहा है तो CnH2n-2 हो जाएगा। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए जीएम गणक का पूरी तरीके से मापन करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व के रूप में हम लोग अल्फा बीटा गामा को याद रखेंगे। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा का मान 1 होता है, बीटा का मान 2 होता है और गामा का मान 3 होता है। रेडियो सक्रियता का खोज खेत हेनरी बेक्वेरेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। द्रव में क्या होता है, द्रव में नियत आयतन होता है और आकार पूरी तरीके से अनिश्चित होता है। आयतन नियत, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन के द्वारा कौन सा एक गैस कौन सा निकलता है। बिल्कुल, पेट्रोलियम जब हम लोग निकालते हैं ना, तेल का कुआं निकलता है अवसादी चट्टान से, अवसादी चट्टान से तेल का कुआं निकलता है। तेल का कुआं हम लोग खोलते हैं अवसादी चट्टान में। तेल का कुआं खोदे थे सबसे पहले डिगबोई में। 1901 में भारत में तेल का प्रथम कुआं कहाँ खोदा गया था, डिगबोई में खोदा गया था। डिगबोई कहाँ पे, पूरी तरीके से असम में स्थित है। तो नेफ्था, डीजल, ऑयल और किरोसिन तेल सब हम पूरी तरीके से वहीं से प्राप्त करते हैं। जो हल्का होता है सबसे ऊपर हो जाता है और सबसे नीचे होता है वो भारी हो जाता है। तो सबसे ऊपर देखते हैं तो नेचुरल गैस निकलता है, एनजी निकलता है, तब डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल निकलता है, सबसे नीचे अलकतरा होता है, इसी से सब चीज़ निकलता है। इसी एनजी को हम लोग सीएनजी के रूप में याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस, स्पेंडित नेचुरल गैस। लेकिन नेचुरल गैस को किसी टंकी में भरेंगे स्पेंडित करके, उसको सीएनजी के रूप में हम लोग याद रख लेते हैं। ये पूरी तरीके से 2012 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा कौन निरस्त करते हैं। बिल्कुल, किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो फांसी की सज़ा को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा माफ़ किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो राष्ट्रपति ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उस फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला भारतीय गवर्नर कौन बना, यानी कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुआ करता था। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई का नाम ग्राम पंचायत है। ग्राम लेवल प्रतिनिधित्व त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, यूहुम के द्वारा किया गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना यूहुम के द्वारा किया गया था। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है, सांप्रदायिकता का मतलब कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन ही सांप्रदायिकता होता है। संप्रदाय का मतलब दो संप्रदाय के रूप में अलग अलग धर्म संप्रदाय के रूप में याद रखेंगे, नहीं कि धर्म के आधार पर संप्रदाय सामाजिक विभाजन ही सांप्रदायिकता को यहाँ पे डिनोटेट करता है। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब बना। बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र देश के रूप में बना, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1971 में ही इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, महापौर होता है। महापौर को इंग्लिश में मेयर कहा जाता है, मेयर कहा जाता है, मेयर को ही महापौर कहा जाता है। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क दिया गया। अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। पहले मौलिक कर्तव्य का हुआ करता था 10, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। 11वां मौलिक कर्तव्य में इसी बात को ऐड किया गया है कि माता पिता और अपने अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाए। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। 1498 में केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट का राजा जमोरिन हुआ करता था। जमोरिन उसका पूरी तरह का स्वागत किया था। जब आ रहा था तो एक अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति मिला था गुजरात का, वही इसका पथ प्रदर्शक था, रास्ता बताया था और वही पूरी तरीके से भारत में पहुंचा था। भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आया था। जब यहाँ से मसाला खरीद के ले गया, 1 रुपया का मसाला वो पूरी तरह का 60 रुपये में, 60 गुना मुनाफा मसाला से कमाता था। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है भारत में। विश्व में मसालों का बगीचा पूछे तो बताइएगा इंडोनेशिया को। इस क्वेश्चन से थोड़ा 2-3 क्वेश्चन आपको समझना है। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। 3 प्रकार का काल, एक प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब कि ऐसा इतिहास का काल जिसमें लिखित साक्ष्य कोई उल्लेख नहीं हो। जितना भी हम लोग इतिहास लिखे हैं जमीन से खोदे हुई वस्तु के आधार पर इतिहास लिखे हैं। प्राचीन भारत में देखते हैं तो प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल का मतलब आधा ऐतिहासिक,
आधा ऐतिहासिक कब होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता आधा ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। यानी कि लिखा हुआ साक्ष्य हमको मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसा था? भाव चित्रात्मक लिपि था, इसीलिए उस हम लिपि को पढ़ नहीं पाए। जब नहीं पढ़ पाए, लिखा हुआ हमारे पास चीज़ मिला, हम उसको पढ़े नहीं, तो उसको आधा ऐतिहासिक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल का उदाहरण कहा जाता है। जब इतिहास हम लोग लिख लिए, इतिहास हमको मिला, उसको पढ़ लिए, तो उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य मिला, पढ़े समझे और पढ़ने समझने के बाद हम लोग आकलन करते हैं, उसको ऐतिहासिक काल का उदाहरण माना जाता है। जैसे वेद, वेदांग, पुराण, महाभारत, ये सब ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने स्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? 1765 में पारित किए थे। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत में पुर्तगाल के उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पुर्तगाली कंपनी गोवा में पूरी तरीके से अपना अधिकार जमा लिया था। 1510 में गोवा को जीत लिया था। 1510 में गोवा को जीत कर और गोवा को पूरी तरीके से अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक व्यक्ति हुआ करता था, वहाँ का गवर्नर था। उसके द्वारा पुर्तगाल को गोवा के क्षेत्र में बनाने वाला व्यक्ति था। अल्फांसो एक आम का प्रजाति होता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। अल्फांसो एक आम का प्रजाति भी है जो महाराष्ट्र में मिलता है। अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात हटा दिया गया? 1881 में सूती वस्त्रों का आयात पूरी तरह हटा दिया गया। सूती वस्त्र को ना व्यापार का वस्तु बनाया था डच कंपनी। पहले पुर्तगाली कंपनी, तब डच कंपनी, तब अंग्रेज कंपनी। डच कंपनी जो पूरी तरीके से, डच जो कंपनी था नीदरलैंड का कंपनी था। नीदरलैंड को डच कहा जाता है। जैसे भारत को इंडियन कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार से नीदरलैंड को निवासी को डच कहा जाता है। डच कंपनी जब भारत में आया था तो कपड़ा के व्यापार को ना आगे पूरी तरीके से बढ़ाया था। मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू होता है? 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है और उसी के समय मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। मध्यकालीन भारत खत्म कब होता है? जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तब मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है और वहाँ से पूरी तरीके से मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। याद रख लीजिएगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और वही आक्रमण के परिणाम स्वरूप मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। कब तक चलता है? 1707 तक चलता है। 1707 में औरंगजेब मर जाता है और वहीं पे समाप्त हो जाता है प्राचीन भारत, बोले मध्यकालीन भारत। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू पशु किसे बनाया गया था? कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु था। मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? आधुनिक काल में। मुगल काल का पतन पूरी तरीके से, मुगल काल में जो 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है तो कुछ छोटे छोटे राजा बनते हैं। बहादुर शाह, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, छोटा छोटा राजा बनता है। उसके बाद आधुनिक काल में शुरुआत हो जाती है। नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में हम लोग बात किए थे। दो चीज़ याद रखना, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, बताए थे कि आग लगा और पूरा जल गया, यानी कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत की गई थी और पहिया बनाया गया था। पहिया बनाया गया था कृषि की। कृषि करने के बाद मान लीजिए कि हम लोग कृषि कर लिए, कृषि का उत्पादन कर लिए, तो पहिया बनाए, पहिया बना के गाड़ी बनाए और गाड़ी बना के कृषि का सामान हम लोग आदान प्रदान करने लगे। मगध 16 महाजनपद के बारे में चर्चा चलता है। एक शब्द होगा जनपद, थोड़ा सा समझिए। जनपद का जन का मतलब लोग होता है और पद का मतलब कि जहाँ पे लोग न पद स्थापित कर दिया, जहाँ पे लोग जाकर रहने लगे, उसको जनपद कहा गया। बहुत सारा जनपद मिला के बना था महाजनपद। तो महाजनपद की संख्या उस इतिहास में 16 हुआ करती थी। महाजनपद का मतलब राज्य समझ लीजिए, जैसे वर्तमान में राज्य है उसी प्रकार से उसमें महाजनपद हुआ करता था। 16 महाजनपदों के में सबसे मजबूत महाजनपद हुआ करता था मगध। मगध का क्षेत्र अपने पटना और राजगीर वाला क्षेत्र हुआ करता था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का पुस्तक है। तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, राजगीर। राजगीर को ही गिरिब्रज कहा जाता है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। जलप्रपात का निर्माण किसके कारण होता है? नदी के कारण होता है। जलप्रपात बहुत ऊंचाई से जब नदी गिरता है उसी को जलप्रपात के रूप में याद रखेंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। किस नदी पे स्थित है? बराही नदी पे स्थित है। बराही नदी पे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है कुंचिकल। लिख देते हैं, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। कुंचिकल कर्नाटक, बराही नदी पे स्थित है।
पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहा जाता है। जब हम लोग पारिस्थितिकी का एक टॉपिक बताए थे आपको, छोटा छोटा बहुत सारा टॉपिक आपके लिए बनाया गया इस चैनल के माध्यम से, आप देखते रहिएगा। छोटा छोटा टॉपिक से आपको 5-7 मिनट का टॉपिक है, जैसे पर्यावरण का टॉपिक है, पारिस्थितिकी का टॉपिक है, गांधी युग का टॉपिक है, भारत में प्रथम का टॉपिक है। जो जो टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बैंक हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन बैंक के आधार पे क्या क्या आपको पढ़ना है। अब जैसे हर सेट में आपको 2 दिवस मिल रहा है, एक दिन आपको दिवस पढ़ना है, एक दिन पूरी तरीक़े से बंदरगाह पढ़ना है, एक दिन जलप्रपात पढ़ना है, एक दिन ज्वालामुखी पढ़ना है, एक दिन नेशनल पार्क पढ़ना है। यानी कि एक दिन आपको हर तो पूरी तरीके से टॉपिक के बारे में चर्चा करते रहना है। और छोटा छोटा टॉपिक हम पूरी तरीके से इस चैनल पर भी आपको बना के दे रहे हैं। उस वीडियो को देखते रहिए, आपका तैयारी होगा। पारिस्थितिकी का मतलब कि हमारे और वातावरण के बीच आपसी संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी शब्द की शुरुआत यानी शब्द दिए थे हैकल नामक वैज्ञानिक। पारिस्थितिकी शब्द हैकल नामक वैज्ञानिक